Dear students, this is formally the commencement of the lectures related to human rights. In the last lecture, we tried to get an overview of the syllabus and the captions we are going to cover. Today, we are starting with the conceptual note of human rights, meaning and its nature. ये डिस्कोर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा है, तो क्योंकि वी हैव स्ट्रिक्टली टू एडहेयर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिलेबस, सो हम एक ब्रीफ टच एंड फील हर एक कैप्शन का लेते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट ह्यूमन राइट्स आर. ह्यूमन राइट्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन ही इटसेल्फ. सम ऑथर्स हैव ऑब्जर्व्ड देम एज बेसिक राइट्स. कुछ ने इसको कहा है फंडामेंटल राइट्स, और कुछ ने इन्हें कहा है नेचुरल राइट्स. And these all terms are correct in their semantics because of the origin of that discourse of human rights. Human rights की ये कहानी तकरीबन पिछले 600-700 सालों से ही चलती आ रही है, और लास्ट 60-70 सालों में इस फॉर्म में ये डिबेट बहुत ज़्यादा इन्वोगरेट हो गई है जिस फॉर्म में आजकल ये चल रही है. तो इसलिए जो और एसोसिएटेड टर्म्स हैं जैसे बेसिक राइट्स, कुछ ने कहा इसको यूनिवर्सल राइट्स, और कुछ ने कहा इसको इंस्टिंक्टिव राइट्स और एट्सेट्रा, और कुछ ने कहा है इसको फंडामेंटल फ्रीडम्स. ये आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स यूएन चार्टर में भी मिल जाएगा. These all have been associated terms, but more or less सबका इस पे ओपिनियन है that जो बेसिक बी लाइन है, जिसे हम इंग्लिश में बी लाइन कहते हैं, द बी लाइन अबाउट ह्यूमन राइट्स इज दैट ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल पोसेस बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ बीइंग ह्यूमन. वो इंसान है, इसलिए जो हुकूक उसको बहैसियत इंसान मिल जाने चाहिए, वो सारे हुकूक इंसानी है. एंड दिस इज़ एक्चुअली, अगर आप लॉ ये मानेंगे, लॉ का सेंटर है ये जस्टिस. इसी तरह अगर आप ये राइट और या इंडिविजुअल स्टेट रिलेशनशिप देखेंगे, दिस इज़ ह्यूमन राइट्स. हमेशा इंडिविजुअल एंड स्टेट रिलेशनशिप कैन नॉट be discussed or better picturized without conceptualizing human rights. That's why I say that if justice is at the heart of law, human rights are actually at the heart of or the center stage of right citizen or individual state relationship. So human rights actually are basic rights, and or you may call them freedoms, to which every individual is entitled by reason of being human. वो इंसान है. अब वो क्या डिसाइड करेगा खुद ही कि मेरे राइट्स क्या हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक इन राइट्स के ये हैं कि दे आर राइट्स विच एवरी वन पोजेसेस बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन, एंड whether or not he has a capability or ability to retain or understand or explain them, उसके हुकूक उसके पास हैं. So the concept of human rights is actually based on the notion that every human being is a dignified person with a certain standard of morality, और इसलिए his rights and dignity should be respect, and therefore everyone is entitled to basic rights by virtue of being human. And these rights are based on the principle of respect for every individual, based on the principle of respect, principle of respect for on principle of respect for every individual, and the choices he or she chooses to make. एक इंसान अपने लिए क्या चुनता है, इसका एहतराम हर एक दूसरे के दिल में पसंद होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ए एंड देयर इज़ अनदर पर्सन बी, और बी को पसंद है रेड कलर और ए को लगता है रेड सबसे बुरा है. दैट डजंट मीन
इस चॉइस का मतलब कि रेड सबसे बुरा है, इट मीन्स फॉर ए कि ए इसको कभी नहीं चुनेगा, बट व्हेन इट कम्स टू बी वो ये इसको बिल्टिल नहीं करेगा बी को इस बात पे कि इसको रेड क्यों पसंद है या रेड जैसा भद्दा कलर तो कोई नहीं है. दिस इज एक्चुअली एन इलस्ट्रेशन. लेकिन रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड द चॉइसेस ही और शी मेक्स. For example, choice of what food she or he wants to consume, what he or she wants to wear, and the choice regarding his or her choice of choosing a marriage partner, or similarly other choices of, for example, traveling, dressing, and etc. There are many choices that an individual makes. So अब सवाल पैदा होता है, why do we need then, अगर choices, अगर human rights रिवॉल्व करता है इसी के गिर्द कि these are the rights which a person possesses by reason of being human and concerns the choices a person makes for himself or herself, तो हम कौन होते हैं as a humanity? Why there is a need of broad and conceptualized study of human rights? और फिर हमें human rights को institutionalize करने की क्या ज़रूरत है, फिर इनके प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं. नंबर वन, एक रीज़न तो यही है कि एक तो है इंडिविजुअल चॉइस इज ऑलवेज restricted and not fully developed because of other factors. For example, अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्राइम रेट या जो रिपोर्टेड केसेस ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन है, स्ट्रेंजली सबसे ज़्यादा पीसफुल गॉड्स ओन कंट्री में है इंडिया में, दैट्स केरला. एंड द रीज़न मैनी ऑफ द एकेडमिशियंस एट्रीब्यूट टू दिस इज़ बिकॉज क्योंकि केरला के लोग बहुत ज़्यादा हसास हैं अपने हुकूक को लेकर, वहाँ लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, सो हेंस पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स, सो दे कंप्लेन. तो अगर एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा या हसास नहीं होगा, सेंसिटिविटी लेवल कम होगा, तो वो बहुत जगह एक कंपाउंडिंग या नॉन कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड डेवलप करता है, वो चीज़ों को इग्नोर और टॉलरेट करता जाता है. आप ये जब ट्रैवल करेंगे आप ये भी देखेंगे, जो इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्टेट्स या रीजन्स लो हैं, वहाँ इंसान बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्ट, सफ़र के दौरान भी, खाने के दौरान भी, और शादी ब्याह में भी एडजस्ट. तो कंफर्ट जोन हर एक का दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जा रहा है. तो इंडिविजुअल चॉइस ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ कि एक इंसान को पता ही नहीं मेरे हुकूक क्या है, तो क्या उसके ह्यूमन राइट्स उतने ही हैं जितना वो जानता है? ये एक डिबेट खड़ा हो जाएगा. दूसरा, स्टेट हैज़ इनॉर्मिटी ऑफ पावर्स. स्टेट के पास जो इनॉर्मिटी ऑफ पावर्स है, so it has a tendency to cripple down or annihilate or obliterate the rights of individuals, or if so they need to be properly channelized and institutionalized. And rather some of the philosophers observe that these rights need to be internationalized. That is why they say कि ये because the concept of sovereignty or the state or the municipal law ये हमेशा जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, बिकॉज ह्यूमन राइट्स इज़ समथिंग ट्रांसलेशनल और समथिंग ऑल ह्यूमंस. इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स पे ह्यूमन राइट बेस्ड है, उनमें जो है एक चीज़ है यूनिवर्सलिज्म के जो अफ्रीका के इंसानों को ह्यूमन राइट्स होने चाहिए थे, वही अमेरिका वालों को भी होनी चाहिए, वही सूडान, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वालों को भी, और सारे लोगों को, गोरों, कालों को, पढ़े लिखे अनपढ़ों को. तो इसीलिए इंटरनेशनलाइज्ड के लिए भी सम ऑथर्स आर वोकल, बिकॉज क्योंकि जो डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल लॉ है वो इसको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा. अगर आप ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन में जाना चाहेंगे तो सबसे हैरानी की बात जो पाएंगे आप, द चैम्पियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स at the global scenario, they have chosen not to adopt this term within their constitutional mechanism. Or for example, अगर आप अमेरिका ही कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे, for that matters यूनाइटेड किंगडम, there are no mention of the words human rights in their right protection regime. और
ये आई डोंट नो वेदर दिस इज जस्ट ये एक इत्तेफाक है क्या है, मगर ह्यूमन राइट इटसेल्फ ये वर्ड कहीं नहीं मिलेगा. फॉर दैट मैटर अगर ह्यूमन राइट वर्ड का ओरिजिन और हिस्ट्री हमें देखना हो तो ह्यूमन राइट्स जो वर्ड है ये एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम एज फार आई रिमेंबर मैंने कहीं पढ़ा है, ये सही से मुझे याद है भी नहीं अभी, लेकिन थॉमस पेन वाज द फिलोसोफर ऑफ जो ही वाज अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशनिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो he used this term for the first time when he translated the French declaration of the rights of the man and citizen, जो कि फ्रेंच डिक्लेरेशन जो है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ, इतना तो कंफर्म है कि राइट्स ऑफ द, इसी का ट्रांसलेशन है जिसमें पहली बार ह्यूमन राइट वर्ड यूज़ हुआ है, ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन. ये 1789 में लिखा गया था पहली बार. देन ये ट्रांसलेट जब हुआ तो थॉमस पेन ने इसमें वर्ड ह्यूमन राइट पहली बार कोइन किया. एंड देन यूनाइटेड नेशंस जब इस्टेब्लिश हुआ, जिसकी हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे, जहाँ से ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स इन द सेकेंड फेज़ जो मेजर डेवलपिंग फेज़ है, एक तो इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज है. आज के इंसान हम यही समझते हैं कि 1945 से पहले इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जहाँ ये फ्यूटस के फॉर्म में डेवलप होता रहा और थ्रू से सिरल सिलेंडर और मैग्ना कार्टा 1215 एंड देन French declaration and then American declaration of rights, American Bill of Rights, and then post World War era के बाद, ये 1945 के फेज़ के बाद, यूनाइटेड नेशंस ने फॉर द फर्स्ट टाइम 1947 में राइट्स ऑफ द मैन यूज़ किया. राइट्स ऑफ द मैन, और जब ये राइट्स ऑफ द मैन यूज़ हुआ तो इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो मिस रूजवेल्ट थी, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मिसेस वाइफ एलेनोर रूजवेल्ट, शी फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड कि ये जो वर्ड है राइट्स ऑफ मैन को ह्यूमन राइट्स से सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए. तो उनकी इंसिस्टेंस से सजेशन पे ह्यूमन राइट्स वर्ड यूज़ हुआ. दैट इज़ दिस सिमेंटिक्स और दिस व्हाट यू कॉल एज historical trace of that word human rights. So let's repeat for the last time before we move to the next part that human rights are basic and fundamental freedoms to which every individual is entitled because or by virtue of the reason that he is a human, and they are therefore inherent to all human beings and irrespective of their nationality or gender or status or ethnicity or color or race etc. जो भी discriminating elements हैं, irrespective of them, these human rights are inherently available to all human beings. इसीलिए जो 4 eyes हैं जो human rights के discourse को cover करता है, उनको मैं 4 eyes, कहीं किसी author ने नहीं लिखा है, I represent them with 4 eyes: inherent, inalienable, indivisible and interdependent. They are these 4 are the human rights are inherent and they are inalienable, they are indivisible also, and they are independent. इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. अब इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स एक अलग से हमारा यूनिट भी है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे विद इन द constitutional mechanism and through the judicial interpretations, growth and evolution of human rights कैसे एक up and down देखता आ रहा है from the past so many years. But आप जानते हैं कि for the matter or to bring on record कि human rights की definition को लेकर के there is no universal consensus among the authors. बहुत सारे authors, जैसे क्रैंस्टन एक author है, तो उनकी definition मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है because he used that, he said that human rights are actually a universal moral rights which all men at all times ought to have. These are rights which all men at all times ought to have. And he said that it is something
which no one may be deprived of. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के, दैट कि नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ विदाउट, और ये विदाउट वाला क्लॉज वेरी करता जा रहा है, बट क्रैनस्टन ने जो यूज़ किया था, ही सेड दैट विदाउट अ ग्रेव एफ्रंट टू जस्टिस, विदाउट अ ग्रेव एफ्रंट टू जस्टिस। सो ये विदाउट वाला क्लॉज आप देखेंगे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में इनकॉर्पोरेट किया है, जहाँ राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट किया है, फिर उसको कहा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो डिप्राइव किया जा सकता है इंसान, बट देयर शुड बी अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और यही यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 1 और 6 में मिलेगा आपको, और यही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ड्यू प्रोसीजर। तो ये ड्यू प्रोसेस, ये सारे जो है ड्यू प्रोसेस है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, और इस तरह ग्रेव एफ्रंट टू जस्टिस है। ये मोड्स ऑफ डिप्राइवेशन है जो बहुत रिमोटेस्ट और एक्सक्लूसिव सर्कमस्टांसिस में ह्यूमन राइट्स कैन बी लिमिटेड और कर्टेल्ड और टेकन अवे, अदरवाइज ह्यूमन राइट्स आर एक्चुअली इनहेरेंट एंड इनएलिनेबल। जो ही इंसान पैदा होता है उसको उस वक्त वो मिलने शुरू हो जाते हैं। और ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है, अब यहाँ आयरॉनिकली एक पोजीशन हमें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वन नेशन, दिस इज़ बिकॉज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट with the concept of sovereignty or the municipal law। तो इसलिए nations or the committee of nations, although जब वो international platform पे जमा होते हैं through their representatives, they talk of human rights in a very prophetic way, but when it comes to the domestic regime or the municipal law, nations are compelled for the reasons of sovereignty and other reasons, political or social, जिनके वजह से they choose to give more emphasis or accentuate the notion of sovereignty or the municipal law। Or for example, if you see, for example, what definition we have, हमारी definition क्या है human rights की? Human Rights Act में 1993 का act है हमारा, Section 2D defines human rights in the words that these are rights related to life, liberty, equality and dignity of the individual, guaranteed by the Constitution. This phrase has limited it to the Constitution, guaranteed it by the Constitution. So even that means if the Constitution doesn't guarantee a right, it's not a human right। सो इसमें फिर जुडिशरी को स्टेप इन करने की कितनी ज़रूरत पड़ी, विच फॉर सर्टेन ईयर्स जुडिशरी हैज़ हैंडसमली मैनेज टू डू, गिविंग सो मेनी राइट्स जो पार्ट 4 में थे और पार्ट 3 में उनको लाया गया। फॉर एग्जांपल अगर आप मिस मोहिनी जैन वाली जजमेंट याद होगी आपको, या यूनिकृष्णन, इन दोनों जजमेंट्स में दे रेफर टू द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ICCPR, ICSCR Article 26 and Article 13 of this UDHR, while saying that we are reading our right to education in Article 21। So judicial intervention की बड़ी ज़रूरत इसमें आ गई। Otherwise it says that human rights are rights related to life, liberty, equality and dignity of individual guaranteed by the Constitution। और आगे का फ्रेज और मज़ेदार है, और embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। इंटरनेशनल कोवेनेंट्स की तरफ जो ही रेफर किया, आगे क्लॉज लगा दिया एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। सो दिस इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ वन country or one municipal legal system। All municipal legal systems choose to do that। So for that matter we are studying our own municipal legal system। So let's move towards these characteristics जो गवर्न करते हैं ह्यूमन राइट्स को। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी बोला आपको कि 4 आइज़ हैं जो कवर करते हैं। दे आर इनएलिनेबल, इनहेरेंट, indivisible and interdependent, ये इनमें कवर हो जाएंगे। बट दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली ये डाइकोटॉमी है कैरेक्टरिस्टिक्स की, देयर इज़ नॉट, ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दिस वर्सेस दिस है, ये आपको दिखेगा। द फर्स्ट अमंग देम इज यूनिवर्सल and inalienable, universal and inalienable।
देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सल। ये फ्रेज़ कहने में भी बहुत, आप जब इंसान व्हेन ही इज़ एट द कमेंसमेंट और द थ्रेशोल्ड ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी कन्वीनियंटली चूज़ दिस टर्म रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स कि हाँ हुकूक इंसानी यूनिवर्सल ही होने चाहिए। ये बट अभी हम आगे जाके के डिस्कोर्स को जब मज़ीद समझना चाहेंगे, देयर इज़ अ डिबेट रिगार्डिंग द यूनिवर्सलिज्म and multiculturalism of human rights। multiculturalism ये शायद आपके सिलेबस का पता नहीं पार्ट है कि नहीं, बट हम उस वक्त डिस्कस इसको ज़रूर करेंगे कि इसको लेकर के एक अलग डायकोटॉमी जोड़ी है ऑथर्स ने। उन्होंने कहा कि जैसे इसके कुछ प्रोपोनेंट्स थे, उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, जो अमेरिका में है वही अफ्रीका में भी होने चाहिए। बट देयर पर्सन्स केम जिन्होंने कहा कि नो, ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल बनाना, आप इसको यूरोसेंट्रिक कर दे रहे हैं कि यूरोप में जो लोग समझते हैं हमारे हुकूक हैं, वही क्यों गैर मशरक़ी या गैर मगरबी कौमें समझें कि हमारे भी हुकूक हैं। ईस्टर्न नेशंस क्यों इन पे कंपेल किए जाएं कि वो समझें कि हमारा राइट भी यही है। ह्यूमन राइट्स जो है दे आर कल्चरली स्पेसिफिक। जिस इंसान जिस माशरे में पनपता है, परवान चढ़ता है, उस माशरे से बहुत सारी चीज़ें वो इनहेरिट करता है और वो उसी तरह के राइट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कश्मीरी लेडी है सपोज़, और उसको एम्ब्रॉयडरी वाला फ़ेरन पहनना वो कह रही है मेरा राइट है, तो दिस राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ऑन अ वुमन लिविंग इन द लेन्स ऑफ कैलिफोर्निया। और इसी तरह जो है राइट टू फूड है, और आप जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहे हैं और मैकडॉवेल्स खा रहे हैं और डोमिनोज़ खा रहे हैं, और अब आप आ गए अंडमान और निकोबार के इंडिजीनियस लोगों के, आदिवासियों के जंगलों में, और वहाँ उनको मैकडोनल्ड्स खिलाना चाह रहे हैं, और वो दरख्तों के पत्तों से अपने आप को ढांप रहे हैं, और आप जे हेम्स्टेड के कपड़े पहन के उसको इंग्लैंड में समझते थे ये फंडामेंटल राइट है और ह्यूमन राइट है, आपने इनको जे हेम्स्टेड को सूट दे दिया और उसके पत्ते उससे छीन लिए। ही वॉज प्रॉक्सिमेट टू द नेचर एंड हिज वे ऑफ एकोमोडेटिंग इन दैट एनवायरनमेंट वॉज कल्चरली स्पेसिफिक, तो उसका ह्यूमन राइट उस तरह होगा। इसी तरह किसी के नज़दीक जो है इन प्रोग्रेसिव नेशन सो कॉल्ड, जैसे वो अपने आप को कहेंगे, उसके लिए उसके बाल, उसका चेहरा, दे मे बी अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड दे मे और शी मे फाइंड इट प्राउड टू फ्लॉन्ट दैट। And in other nations, for example, so-called radicalized or not liberal nation, or Saudi Arabia, a Muslim woman might think that she has her hair or her face is a symbol of chastity and she has the right to hide and veil it. So this notion जो है multiculturalism, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, बट ये यूनिवर्सलिज्म पे तो मोर और लेस कंसेंसस है मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स का, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है। क्योंकि यूनिवर्सल की डायकोटॉमी का, यूनिवर्सलिज्म की नोशन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि ह्यूमन राइट्स जो यूरोप में हो वो वैसे भी हों। इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ राइट्स। अगर राइट टू वाटर फॉर एग्जांपल रिकग्नाइज़ किया गया, राइट टू एयर, और राइट टू एयर रिकग्नाइज़ किया, अमेरिका वालों को साफ़ हवा चाहिए, तो तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहने वाले इंसानों को वो राइट क्यों नहीं होगा? दे ऑल्सो डिज़र्व फ्रेश एंड क्लीन एयर लाइक दैट ऑफ द पीपल लिविंग इन टेक्सास एट्सेट्रा। सो यूनिवर्सलिज्म का ये नोशन तो बहुत ज़रूरी है जो मेंटेन किए रहना चाहिए। एंड दीज राइट्स आर inalienable, they cannot be dissected or parted with। इन्हें कोई छीन नहीं सकता और इन्हें कोई इंसान वेव भी नहीं कर सकता, इन्हें कोई फ़रोख्त भी नहीं कर सकता। कोई इंसान अपने राइट्स को वेव ऑफ करे, जैसे आपने बशीर शरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। Similarly, human rights are inalienable, they cannot be waived and neither they can be curtailed or bridled or restricted or taken away except by the authority of law। जो Committee of Nations more or less सारे इस पे एग्री करते हैं कि they can be, but there should be a due procedure or due process or procedure established by law जो just fair and reasonable हो, जैसे इंडिया में भी recognize किया हुआ है हमने इसको। So these are the first two principles of this dichotomy, that universal and they are inalienable. The next two is that they are interdependent and indivisible. They are interdependent and indivisible. So
इनएलिनेबल से जुड़ा हुआ मैं बताना भूल गया आपको कि इनहेरेंट भी है, कि दे आर एक्चुअली, और जो बहुत ही ज़्यादा अभी इसको ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल दे आर इनहेरेंट, एक इंसान उसको विरसे में खुद ब खुद विरासत में पैदाइश के साथ ही ले आता है। सो दे आर नॉट ग्रांटेड, ये कोई बख्शता नहीं है हमें। स्टेट्स डू नॉट ग्रांट ह्यूमन राइट्स, दे आर रादर दे आर जस्ट रिकॉग्नाइज्ड। इसीलिए कहीं नहीं है ग्रांटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स और फैसिलिटेटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड द डिस्कोर्सेस से दैट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, जो ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किसी ने आज ईजाद नहीं किए। नो स्टेट, नाइदर अमेरिका नॉर एलेनोर रूजवेल्ट नॉर क्रैंस्टन, किसी ने ईजाद नहीं किए। दे आर एक्चुअली एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, और हर इंसान पैदा होते ही अपने साथ ले आता है। सो दे आर इनहेरेंट, दे आर नॉट ग्रांटेड, वो कोई बख्शता नहीं है। नाइदर स्टेट नॉट द इंस्टीट्यूशंस दोज जो इन्फोर्स करते हैं ह्यूमन राइट्स को, वो भी नहीं देते हैं। वो एक इंसान खुद ब खुद पोजेस करता है। उस ही शुड हैव, फॉर एग्जांपल उसको कुदरत ने गोयाई आवाज़ दी है और ज़बान दी है और आइडियाज़ फ्लो करने के लिए दिमाग दिया हुआ है, देन he should have a right to hold opinion and the means to express it. इसीलिए आपने देखा होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो कोर्ट्स ने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन को रीड किया आर्टिकल 19(1)(a) में, उसमें ये बोला गया कि अगर एक इंसान इन्फॉर्म्ड नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन को इसका पार्ट रीड किया पहले, अगर एक इन्फॉर्म नहीं है, इफ ही डजंट हैव इन्फॉर्मेशन ही कांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, then a person, that is why it's also a human right or a fundamental right that a person must be informed of the matters governing him, क्योंकि वो स्टेट को टैक्स दे रहा है, स्टेट की तरफ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है और स्टेट की तरफ अपना पेट्रियाटिज्म दिखाता है। he should have a right कि वो जाने कि मुझे जो हुकूमत कर रहे हैं वो तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं, और जो हुकूमत प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंटल और अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें इन्वेस्ट हो रहा पब्लिक मनी, कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। सो दीज राइट्स आर इनहेरेंट, दे आर नॉट ग्रांटेड। सो जब ग्रांट नहीं किए कर सकता तो स्टेट उनको ले भी नहीं सकता वापस, और उनको छीन भी नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ जो देता नहीं है वो ले भी नहीं सकता। एक्सेप्ट दो रास्ते हैं उसके, अगर कोई आपको कोई चीज़ नहीं दे और फिर उसको लेना चाहे तो उसके दो रास्ते हैं। नंबर 1, एक तो जुल्म और जबर है, और दूसरा रास्ता जो है दूसरा रास्ता जो फेयरनेस का है, जस्टिफाई। इसलिए मोस्ट कमिटी ऑफ नेशंस रिकॉग्नाइज दैट देयर शुड बी अ डिग्निफाइड और reasonable procedure of curtailing these rights or limiting these rights. Next to dichotomy is interdependence and indivisibility of human rights. Human rights are interdependent and indivisible. Interdependent means rights are locked against each other. ऐसा नहीं हो सकता एक इंसान को आपने राइट टू इंफॉर्मेशन और स्पीच एंड आवाज़ बंद कर दी और उसको बोल रहे हैं अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करो। इस पर मुझे फैज़ का एक शेर याद आ रहा है। फैज़ ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में लिखा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने जिगर में डुबोई है उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बां मैंने। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक जजमेंट में इसको कोट किया गया है इस शेर को, कि फैज़ ने कहा कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, अगर मुझसे ये दौलत आपने कलम और कागज़ की छीन ली तो मैं वरीड नहीं हूँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, कि खूने जिगर में डुबोई है उंगलियां मैंने, कि उंगलियों को मैंने अपना कलम बनाया और खूने जिगर को स्याही बनाया, इससे लिखूंगा। ज़बान पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, ज़बान को मेरी बंद किया गया तो क्या, मैंने क्या किया हुआ है ज़बान के साथ, आपने मेरी ज़बान को जंजीरों से, यू हैव एनफेटर्ड माई टंग, हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बान मैंने, कि मैंने हर एक कड़ी में इस फेटर के, इस हथकड़ी के, इस हर एक कड़ी में मैंने ज़बान डाल के बोलना है मैंने। सो दीज राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक राइट ग्रांट करके अगला कर्टेल हो गया तो ये सारी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये नोशन है ह्यूमन राइट्स का लेकर के, जिस पे सारे कमिटी ऑफ नेशंस एग्रीड है कि दीज ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट। एक को अनसेटल करना, डिस्टर्ब करना, पूरी चेन को, सारे राइट्स को डिस्टर्ब कर देती है। एंड सिमिलरली इनडिविजिबल, ये नहीं हो सकता कि आप राइट का ये पूरा एक केक है और बन है, आप ये कहेंगे इतना राइट ले लो उतना नहीं ले लो।
इसको जो है राइट्स को पार्ट्स में देने का एक वो ट्रेंड है पूरे ओवर ग्लोबल सिनेरियो में कि जो है व्हेन सिटीजन्स और व्हेन पीपल जो है और व्हेन इंडिविजुअल्स डिमांड राइट्स दे आर ग्रांटेड राइट्स इन पार्ट्स। सो इन पार्ट्स जो है इसमें लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और करना पड़ता है। सो ये एक नोशन है दैट राइट्स आर इनडिविजिबल, उनको पार्ट्स में नहीं दिया जा सकता, उनको जो है रिस्ट्रिक्ट और लिमिट करके नहीं दिया जाना चाहिए। And then there is the third notion, which is equality, which is of equality and non-discrimination, that they are equal and non-discriminatory. Equal and non-discriminatory. Equal and non-discriminatory. This principle has been recognized. आप डोमेस्टिक लॉ की हम एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, द स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इक्वल प्रोटेक्शन ये नहीं हो सकता कि बिहार के मजदूर का जो है वो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट कुछ और है और चार्टर्ड प्लेन्स में उड़ने वालों का ह्यूमन राइट कुछ और है। दिस इज़ जस्ट अ डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिज्म में फ़र्क हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फाइंड अ डिस्टिंक्शन, बट देर आर सम रीजंस विच कंपेल द नेशंस ऑल्सो, और कुछ रीजंस हैं जिन पे क्वेश्चंस जेन्युइन होते हैं। But the human rights are equal and non-discriminatory. This is positive and this is negative. इसमें दोनों protections को recognize किया है। Positive discrimination, this principle of equality and non-discrimination is cross-cutting principle. ये सारे human rights को this is cross-cutting principle. हर एक human right को लेकर के ये है। So that is why equality is related to positivism, for doing positive एक्शंस, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेट जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के निगेटिव है। आर्टिकल 17 देखिए ऑफ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जो चीज़ें हैं इसका मतलब क्या है इक्वालिटी में कि जो 14, 15, 16 में है, जैसे कि यू मस्ट क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जिसमें हर एक इंसान को कम्पीट करने का बराबर मौका फराहम हो। और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैर से माजूर है तो अब आप और दौड़ना दोनों को हो और ये तंदुरुस्त है, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। अब माजूर तो इंसान जो है चलेगा, रफ्तार उसकी कम होगी, तो इसकी जो विक्ट्री है वो इसी रफ्तार के हिसाब से तय होगी। अगर दोनों की फिनिशिंग लाइन एक तय कर दी, ये जुल्म है इसके साथ। सो दिस इज़ पॉजिटिविज्म। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज़ कि पहले इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाएगा और जो पॉजिटिवली इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं सोसाइटी में उनको ख़त्म किया जाएगा। इसीलिए 16 में आप देखेंगे कि 15 में आप देखेंगे बेथिंग घाट्स और ट्यूब वेल्स में जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट था वो ख़त्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिया कि सारे लोग यकसा और बराबर हो जाए। And lastly, the fourth principle is human rights actually are engulfed by the rights concept of rights and obligations कि स्टेट्स पे पॉजिटिवली, इसीलिए स्टेट्स ओथ ले लेती हैं, यूनाइटेड नेशंस में ओथ लिया हुआ है, एंड वियना कन्वेंशन ऑन प्रोग्राम एंड एक्शन में 1993 में ये बार बार रीअफर्म करते हैं कि वी रीअफर्म आवर फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम्स, और फिर ऑब्लिगेशन ले लेते हैं, दे अंडरटेक द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग द ह्यूमन राइट्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ राइट्स। सिर्फ राइट देना काफ़ी नहीं है, राइट का स्टैंडर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक इंसान के गले पे, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, गले पे या मुंह पे आवाज़ रख दी और उसको बोल रहे हैं, हाथ रख दे और बोले अब चिल्लाओ, अब बोलो, अब तो मेरा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दिस इज़ अ थ्रॉटल्ड राइट। सो rather the states or the right facilitating agencies should give conducive atmosphere for rights to flourish. So human rights इसमें obligation states का भी है और individuals का भी है कि individuals also ये human rights are on the flip side of the coin obligations. अगर एक इंसान का freedom of speech and expression है वो मेरा है, तो मेरा एक obligation भी है कि मेरा speech and expression किसी और इंसान की ह्यूमन राइट को कर्टेल नहीं करना चाहिए और उसको या फेटर्स में नहीं डाल देना चाहिए। तो दैट इज़ वाई इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन भी है और स्टेट ऑब्लिगेशंस भी है, स्टेट भी इसमें ऑब्लिगेशन ले लेती है।
नाउ इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं दिस प्रोटेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में अब किस किस तरह के राइट्स हैं। बाय नाउ ह्यूमन राइट्स से हम समझे कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअली अब 3 तरह के राइट्स के डिस्कोर्स को एनगल्फ किए हुए है इस टाइम। नंबर 1 तो एक है जो पर्सन से रिलेटेड है, इंसान की ज़ात से है, यानी कि इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड है, वाहिद फ़र्द है, ये उसके हुकूक, उसकी चॉइसेस, उसके राइट्स, उसके मैटर्स हैं। तो नंबर 1 है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एक इंसान को सिविल राइट्स भी होने चाहिए और पॉलिटिकल भी। पॉलिटिकल राइट्स में उसको ये चॉइस होनी चाहिए कि कौन उसको गवर्न करे, उसको वो चूज़ करे, और इसीलिए फ्रीडम टू असेंबली, राइट टू वोट, और इस तरह के राइट्स उसको मिल जाने चाहिए। एंड सेकंड है कि यकसानियत के राइट्स। अब वो इंडिविजुअल नहीं रहा, उस जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं और सबके अपने अपने राइट्स हैं, तो इसमें ऊंच नीच होगी। इसको बराबर करने के लिए दूसरी तरह के हुकूक होने चाहिए जिसमें इंसानों में यकसानियत, इक्वालिटी और जो है यकजहती और मिलनसारी पैदा हो जाए। उसके लिए है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये दूसरे तरह के राइट्स हैं। और फिर तीसरे हैं जो सारे इंसानों के यकजा हुकूक, या बहुत सारे इंसानों के एक साथ हुकूक कि ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता ये उसका हक है, उसका हक है, उसका हक है, बट ये राइट्स ऐसे हैं तीसरी तरह के, ये सब इंसान एक साथ, ये नेशंस और कमिटीज़, दे पोजेस दीज राइट्स विच आर नोन एज सॉलिडेरिटी राइट्स और ग्रुप राइट्स। सॉलिडेरिटी राइट्स और ग्रुप राइट्स, ये क्लासिफिकेशन जो है इसी पे एक्चुअली मैं लाना चाह रहा था ताकि क्लास यहाँ पे ख़त्म हो। ये इस तरह की राइट्स का क्लासिफिकेशन, रादर ये क्लासिफिकेशन कम, कैटेगराइजेशन ज़्यादा है। ये राइट्स तो देने हैं तीनों, बट एक ऑथर है जिसने एक चिंगारी लगा दी इस राइट्स डिस्कोर्स में इस तरह से डिवाइड या क्लासिफाई करने की, और आज तक वो आग उसकी भड़क रही है। ऑल द मैनी ऑफ द ऑथर्स आर देयर जिन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया हुआ है उसको, जिसने ये दिया, बट दे कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और डिस्क्रेडिट हिम होली, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। ही सेड दैट देयर आर 3 generations ऑफ ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जिसने ये कहा, दिस पर्सन वॉज नेम्ड एज कैरल वसाक। ही वॉज अ फ्रेंच चेकोस्लोवाकियन ए फिलोसोफर। ये चेक रिपब्लिक का एक फिलोसोफर था कैरल वसाक, एंड इन 1979 उसने ये थ्योरी दे दी दैट ह्यूमन राइट्स कॉरस्पॉन्ड टू 3 जनरेशन। देयर इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकेंड जनरेशन, इसको जनरेशन करके ही कहा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में उसने कहा आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरे में उसने कहा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, थर्ड में उसने कहा ग्रुप राइट्स, सॉलिडेरिटी राइट्स, या जिसे आप डेवलपमेंटल और या एक एनवायरमेंटल राइट्स और ग्रीन राइट्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अक्सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड राइट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द सम ऑथर्स आल्सो आर्ग्यू दैट इसमें टेक्नोलॉजिकल राइट्स भी आते हैं। तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों राइट्स हैं, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि निगेटिव राइट्स होते हैं, स्टेट ये नहीं करेगी और ये चीज़ नहीं कर सकती इसमें, इसलिए स्टेट शैल नॉट और नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इस तरह के निगेटिव राइट्स। एंड देन पॉजिटिव राइट्स जिसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है, वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में लेकर के है। इसको हम मज़ीद वजाहत से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बताना मुझे मकसूद ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इस फ्रेंच
रेवोल्यूशन के इन ही 3 मोटोज़ को ये 3 जनरेशन्स कॉरस्पॉन्ड करती हैं। देखिए आप, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल, तो इंडिविजुअल लिबर्टी को हमेशा इंडिविजुअलिज्म से मकसद होता है। लिबर्टी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड एंड वन इंडिविजुअल, नॉट लिबर्टी ऑफ 2 पर्सन्स। इक्वालिटी का मतलब एक कंपेरेबल एंटिटी ला रहे हैं हम, 2 और मोर देन 2, तो इसलिए इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो जब हम इकोनॉमिक, सोशल, क्योंकि इन्हीं मामलात में गैर यकसानियत, इनइक्वालिटी होती है। एक इकोनॉमी में कि माली जो है वो बराबरी नहीं है, एंड सोशल है यानी कि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हावी होना चाहता है, या इन्फीरियर सुपीरियर का मसला है। रेस जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट्स का है, वैसे जो है क्लास सोसाइटी सब कॉन्टिनेंट में भी रही है, और कल्चर के मामले में भी ऐसा ही है। और कल्चर का तो ऐसा है कि अज़ल से है और ये अब तक ही रहेगा, आज तक ऐसा है कि इट्स शेमफुल दैट कि कल्चर के मामले में कोई अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है कि दूसरों के कल्चर को बिलिटल करता है। एंड थर्ड इज़ फ्रैटर्निटी, यहाँ एक बिरादरी और इंसानी, जहाँ पर ब्रदरहुड एंड कम्युनिटी सेंस है, तो वहाँ थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। देयर आर मेनी ऑथर, जैसे फिल पेल्स्टन है, जैक डॉनली है और हर्स्ट हैनम है। इन्होंने जो है बिल्कुल इसको डिस्क्रेडिट कर दिया है कि साहब ये जनरेशनल क्लासिफिकेशन सही नहीं है, ऑल्दो दे हैव डिसएग्रीड, लेकिन आगे जाकर के उनकी राइटिंग्स में एक तरह से ये पता चल जाता है कि इन ए वे दे ऑल्सो एग्री। फॉर एग्जांपल उनमें से एक ये आप देख लीजिएगा, इनमें जैक डॉनली है, जैक डॉनली ये एक ऑथर है, इसने डिसएग्री किया है उसको। एंड ये तो मशहूर रिनाउंड ऑथर है ह्यूमन राइट्स का, फिल पेल्स्टन, जिसने ऑक्सफोर्ड बुक ऑन ह्यूमन राइट्स लिखी है। एंड हर्स्ट हैनम है, हर्स्ट हैनम, एंड दे हैव सेड कि ह्यूमन राइट्स का ये जनरेशनल क्लासिफिकेशन ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को हर्ट कर रहा है। देयर इज़ वन मोर ऑथर जो ही वाज आल्सो ए क्रिटिक ऑफ दिस, मिशेलिनी शेह, मगर उसकी राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है, इन द सेंस कि उसने भी जो आगे क्लासिफिकेशन दिया है, ही स्टार्टेड विद लिबरल एंड सेकुलर, और फिर आगे जाके कहा कि फर्स्ट स्टेज ह्यूमन राइट्स का लिबरल एंड सेकुलर है, आगे जाके वो सोशलिस्ट में चला गया, और फिर बोला है लास्ट में इसका इंटरनेशनलाइजेशन एंड राइट टू डेवलपमेंट है। तो इसका भी कुछ मोर और लेस ऐसा ही है, बट हम अगली क्लास में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे स्यूमनर ट्विस्ट का है। स्यूमनर ट्विस्ट ने बहुत वजाहत के साथ इस पर लिखा हुआ है कि जो कैरल वसाफ ने ह्यूमन राइट्स का जनरेशनल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो क्या है। अब एक बात पे इसको ख़त्म कर दे रहे हैं कि ये जो कैरल वसाफ ने बोला है ह्यूमन राइट्स की जनरेशनल क्लासिफिकेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये राइट्स जो है इंटरनेशनल रिजीम में बहुत जगह मिलेंगे आपको, लेकिन जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो UDHR है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन हैज़ जस्ट मोरल फोर्स, ये बाइंडिंग नहीं होता ही नहीं है जहाँ भी वर्ड डिक्लेरेशन हो। अगली क्लास में आप ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, डिक्लेरेशन और ट्रीटी और कन्वेंशन और कोवेनेंट और जो है इसमें क्या फ़र्क होता है ये आप अपनी जगह देख लीजिएगा। तो ये डिक्लेरेशन है UDHR। देन वी हैव ये 1948 का है, we have ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, ये 1966 का है, दिसंबर 66 का है। और then we have ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ये भी 1966 का है। इसके ICCPR के 2 प्रोटोकॉल्स हैं, 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं, रादर प्रोटोकॉल्स। ऑप्शनल इसलिए कहा गया है कि जो भी सिग्नेटरीज़ हैं, सिग्नेटरी करने के बाद उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है ट्रीटीज़ को, उनके लिए ये ऑप्शनल छोड़ दिया गया है वो ये करें या नहीं करें। और इसमें मशहूर है दूसरा प्रोटोकॉल 1977 का जो है एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी को लेकर है, जिसको इंडिया जो है वो रेटिफाई नहीं कर रहा है, या वो नेशंस जिन्होंने डेथ पेनल्टी रिटेन की हुई है। ये 3 हैं, इनको में ये तीनों को दे टुगेदर आर नोन एज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स और इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। तो ये तकरीबन कैरल वसाफ की थ्योरी को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं तीनों। एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास, अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे एंड ईद ऑल्सो, गुड बाय।